Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your चैट कैब एक्सपर्ट. सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस चैनल पे. एंड आज हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर ए पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. अब मॉड्यूल नंबर ए का इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 40% क्वेश्चंस आपके इसी एक मॉड्यूल से आ जाते हैं. और यही रीज़न है कि इस मॉड्यूल पे बेस्ड ऑलरेडी हमने कई सारे सेशंस आपको प्रोवाइड कराए हैं. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सेशंस आपके लिए लाइव कंडक्ट होते हैं. तो ऐसे केसेस में एएफएम क्लासेस के लिए जो फ्री सेशंस आपके होते हैं, ये आपका मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को अल्टरनेट डेज पे होता है, डेली 7 PM पे. तो आप सभी लोग जो कि जेआईबी के लिए, डीबीएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट साइकिल को, नवंबर में आपका एग्जाम है, 9 नवंबर को एएफएम का एग्जाम है. तो ऐसे केस में आप सभी लोगों को 7 PM पे कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्टली आप लाइव सेशन ज्वाइन करें, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएँ, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएँ, एंड इन केस अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी साथ ही साथ आप रिजॉल्व भी कर पाएँ. तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं. कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विथ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड एंड्स विथ. कह रहे हैं अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रोसेस स्टार्ट तो होता है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से, जहां पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिन्हें हमें वाकई में रिकॉर्ड करना है. लेकिन ये प्रोसेस एंड कहाँ पे होगा, यानी लास्ट स्टेप क्या है ये पूछ रहे हैं. क्या जनरल एंट्री बनाने से ये लास्ट एंड होगा, लेजर एंट्री बनाने पे, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर एडजस्टमेंट से. तो दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना. कौन सी इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिन्हें हम फाइनल रिपोर्ट्स भी बोलते हैं. तो ये रिपोर्ट जो है कम्युनिकेट करना. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट अगेन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी हुई है, एंड सेकेंड लिस्ट में रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे हमें पेयर करना है कि ये 26, 17, 29 और 22 कौन से टॉपिक से रिलेटेड होगा. तो दोस्तों इसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो लिस्ट है ये याद करना पड़ेगा. एंड लास्ट सेशन में भी मैंने आपको हिंट दिया था कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और बहुत ज़्यादा लिस्ट नहीं है. एग्जाम में आपके 3 महीने हैं लगभग. तो ऐसे केस में अगर आप एक दिन में 4-5 यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी याद कर लेते हैं ना, तो भी आराम से अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे. तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से, 17 रिलेटेड है सेगमेंट रिपोर्टिंग से, 29 रिलेटेड है प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट से, वही 22 हमारा रिलेटेड है इनकम टैक्स अकाउंटिंग पे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transaction will not be included in the cash book. कह रहे बताइए इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा. तो दोस्तों कैश बुक क्या होता है, एक ऐसा बुक जहां पे हम कैश रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो अगर कैश हमें मिला अनिल से तो ये भी कैश बुक में जाएगा. ठीक है, अगर हमने कोई सामान परचेज किया 30,000 में, ठीक है, कैश में है, ये भी नोट होगा. अगर हम कैश सेल्स कर रहे हैं 40,000 का, ये भी होगा. लेकिन यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. तो हमें पता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे भी होते हैं, क्रेडिट बेसिस पे भी होते हैं. तो जितने कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन होंगे, फिर चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो, वही सब कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. दैट्स वाई यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ. कह रहे हैं कि जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है ये हम बैलेंस शीट में देख पाते हैं, लेकिन कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है ये करने को. भाई बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि दी जाती हैं फर्म्स को, और उसी बेसिस पे फर्म्स को अपना अकाउंटिंग जो भी रिपोर्ट है वो तैयार करना होता है. तो कह रहे हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन ये कौन से प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं.
अब कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता क्या है? तो क्या होता है? कोई भी सडन लायबिलिटी जो किसी कंपनी के ऊपर क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी ने कोई सामान बेचा, ठीक है, कंपनी ने कोई कार बेच दिया किसी कस्टमर को, कस्टमर कार लेके गया रोड पे और तो उसी दिन एक्सीडेंट हो गया कार का। इंजन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, गियर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तो कस्टमर तुरंत आएगा आपके शोरूम पे। पहले तो आपके कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज करेगा, उसके बाद फिर कार आपका वापस कर देगा, और हो सकता है कि वो इतना नाराज हो कि आपके ऊपर केस भी कर दे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर आपको जो पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप पहले से तो तैयार नहीं थे, लेकिन अब अगर ऐसा केस हो गया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन क्या है? एक अनप्लान्ड एक्सपेंस है जो कि किसी कंटिजेंसी के केस में हमें बेयर करना पड़ता है। तो अब कंटिजेंट लायबिलिटी तो ये हो गई, ये बैलेंस शीट में शो होती है, लेकिन बैलेंस शीट के मेन पार्ट में नहीं, बैलेंस शीट में फुट नोट पे। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन से प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो कि कहता है कि भाई जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हो उन सबको हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। नेक्स्ट, अब एक अकाउंटिंग का टर्म है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग टर्म दैट रेफर्स टू एन एक्सपेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बुक्स बिफोर इट हैज बीन पेड। कह रहे बताओ कौन सा एक अकाउंटिंग टर्म है जो कि एक एक्सपेंसेस को बताता है। कह रहे एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि बुक में पेमेंट होने के पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अक्रूड एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको हम बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं बिजनेस एंटिटीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल states that companies and owners should be treated as a separate entity। कह रहे हैं भाई एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कहता है कि कंपनी को और ओनर को अलग अलग एंटिटी मानना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड कह रहे हैं मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट cost or expenses must be recorded at the same time as the revenue to which they correspond। कह रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉस्ट या एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए सेम टाइम पे जिस समय उस पे आने वाले रेवेन्यूज को भी हमने रिकॉर्ड किया हो। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमने जो खर्च किया उस खर्चे पे जो रेवेन्यू आया हमें उसे रिकॉर्ड करना है। क्या ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है? तो दोस्तों अगर हम दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये दो प्रिंसिपल्स को बताती हैं। अब पहला स्टेटमेंट जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन किया गया है। वाकई में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी पर्सन ने पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, उन सबको हमें बिजनेस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अब हम भले ही बिजनेस के ओनर हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ मैच क्या कर सकते हैं? मिला नहीं सकते हैं। और ना ही बिजनेस के पैसों से हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कार चाहिए, हमें घूमने के लिए पैसे चाहिए, हम बिजनेस का पैसा नहीं यूज कर सकते। दिस इज द बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो प्रिंसिपल कहता है कि जो खर्चा हमने किया उसी टाइम में हमने जितना रेवेन्यू पाया इसको मैच करना है। दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट, नॉट द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि केवल और केवल मॉनिटरी टर्म में जितने भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी पैसा आए, जो भी पैसा खर्च हो, उसी को हमें अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जनरल टू द लेजर इज कॉल्ड।
कह रहे हैं भाई जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस देख करते हैं तो हमने जनरल बुक बनाया जहाँ पे हमने सारे ट्रांजैक्शन, हर तरीके के ट्रांजैक्शन को नोट किया, लेकिन बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हर एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे बैंक में ही आप लोग देखो, बैंक में जितने भी कस्टमर हैं, अगर 10 करोड़ कस्टमर हैं तो 10 करोड़ लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, यानी हर एक पर्सन का एक अलग से अकाउंट बनेगा जहाँ पे उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। कब एक कस्टमर कितना पैसा निकाल रहा है, कितना पैसा जमा कर रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक अकाउंट में मेंशन होती है। तो जब हम जनरल के ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते क्या है, यही पूछा जा रहा है। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं पोस्टिंग। इसको हम बोलते हैं क्या? पोस्टिंग या फिर लेजर पोस्टिंग। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, passbook of the account holder is a copy of। कह रहे हैं कि अकाउंट होल्डर के पास जो पासबुक होता है ये इनमें से किसकी कॉपी है? कॉपी मतलब कार्बन कॉपी। जो चीजें पासबुक में लिखी होंगी सेम वही चीजें किसी और बुक में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि इस बुक में जो चीजें क्रेडिट साइड में होंगी, दूसरे बुक में वो चीज डेबिट साइड में होंगी। इस बुक में जो चीजें डेबिट साइड में होंगी वो दूसरे बुक में क्रेडिट साइड में डिनोट होंगी या शो होंगी। The bank column in the cash book of the account holder, relevant account in the bank book, cash column in the cash book, या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अकाउंट होल्डर के पास जो पासबुक होता है उसी के रिलेवेंट होता है एक बैंक बुक। तो जितने ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्डेड है ठीक वही सारे ट्रांजैक्शंस बैंक बुक में भी रिकॉर्डेड है। डिफरेंस क्या है हमने बताया, डेबिट और क्रेडिट साइड का। पासबुक में जो एंट्री डेबिट में होगी बैंक बुक में वही एंट्री क्रेडिट में होगी, और इसी का वाइसे वर्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। भाई हमारे देश में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया है। तो किस साल ये गठन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 21 अप्रैल 1977। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, इफ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज वी शुड। कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स, किसका गुड्स? बिजनेस का कोई भी सामान, प्रोडक्ट अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ऐसे केस में इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो यहां पे हमें याद करना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है क्या कि बिजनेस के गुड्स को, बिजनेस के प्रॉपर्टी को, पैसों को हम अपने पर्सनल यूज में नहीं ला सकते। अगर हम ला रहे हैं तो एक तरीके का ये डेट होगा और इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज ड्रॉइंग। तो ऐसे केस में हमारा ड्रॉइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और परचेजेस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट which is used to reconcile the bank balance as per cash book and bank statement is called। कह रहे बताओ वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैंक बैलेंसेस को रिकंसाइल करने में यूज होते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि देखो हो क्या रहा है कि कंपनियां जो हैं वो अपने बिहाफ पे तो कैश बुक बना रही हैं।
अब हर कंपनियों का एक बिजनेस अकाउंट बैंक में है, तो बैंक क्या करता है, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बैंक बुक यानी बैंक स्टेटमेंट बनाता है। तो जो ट्रांजेक्शन यहाँ कंपनी मेंटेन कर रही है अपने बुक में, ठीक वही ट्रांजेक्शन बैंक भी नोट कर रही है अपने बुक में। लेकिन कई कई बार क्या होता है, कुछ एरर्स की वजह से दोनों ट्रांजेक्शन्स अलग अलग दिखते हैं। उसी को करेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिससे वो जो एरर हुआ है, जिस वजह से ये दोनों बुक टैली नहीं कर रही है, वो हमें पता चले। ये एरर बैंक की साइड से भी हो सकता है, और ये एरर बिजनेस के साइड से भी हो सकता है। नेक्स्ट, which of the following items come under head of current liabilities? कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि करंट लाइबिलिटी में आते हैं। करंट लाइबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। क्या होता है कि कोई भी ऐसा लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ गया जिसका रिपेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करना है। करंट वर्ड का मतलब ही होता है विद इन 1 ईयर। क्या है? विद इन 1 ईयर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो हैं, आइटम जो हैं, ये करंट लाइबिलिटी ही हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समय समय पे हम कराएंगे। बाकी जरूरी ये है कि आपको डेली अब मेंटली प्रिपेयर हो जाना है, थोड़ा सा और सीरियस हो जाना है। कट ऑफ का चैलेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी डेडिकेटेड आपको होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे अब हम डेली बेसिस पे आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए सेशंस लेके आ रहे हैं। लाइव सेशन है जहाँ पे आप लाइव सेशन को ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इसका आंसर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकेस कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ये बहुत ही सही तरीके से आपके प्रिपरेशन का तरीका होगा। एंड साथ ही साथ आपके लिए फाउंडेशन बैचेस भी लॉन्च हो गए हैं, जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा। उस पर कई सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड आपको यहाँ पे स्टडी नोट्स भी दिया जाएगा। तो करना क्या है, केवल कोर्सेज में इनरोल करना है। आपके लिए सुपर पैक भी है, जहाँ पे जो 4 पेपर हैं GIB DBF के, उसका एक कंप्लीट पैकेज आप ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहें, आप अगर सेकेंड टाइम पेपर दे रहे हैं, इनकेस आपका 2-3 पेपर क्लियर हो गया है, एक पेपर रह गया है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी यहाँ पे आप कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्राइजेस जो हैं ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रखा है, जिससे आप सभी लोग इजी वे में कोर्सेज में इनरोल करके एक अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करें। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं जो कि है MONIKACS, तो इस कूपन कोड अप्लाई करते ही आपका एडिशनल 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से कोर्सेज में इनरोल कीजिए और अपना GIB या DBF एक अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।